In this lecture, we will mainly cover the topics such as what is railway crossing and what are its type, what is creep, what is formation failure एंड व्हाट इज़ सुपर एलिवेशन। तो ये हम लोग इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। बाकी जो लास्ट के चार टॉपिक है, रेलवे स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, रेलवे यार्ड, रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस, हाँ ये हम लोग कवर करेंगे पार्ट नंबर 2 में। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टू गिव यू ए ब्रीफ ओवरव्यू व्हाट इज़ रेलवे क्रॉसिंग। तो वो जगह जहाँ पर हमारे साथ रेलवे लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, वो चाहे रोड हो या फिर हमारे पेडेस्ट्रियन ट्रैक हो या फिर हमारी कोई एयरपोर्ट वगैरह हो, तो वो जगह जहाँ पर हमारे साथ रेलवे क्रॉस कर रहा हो, दैट वन वी कॉल्ड रेलवे क्रॉसिंग के। It could be controlled through manual system. It could also be controlled through a automatic system. मतलब जब कभी ट्रेन इस ट्रैक को इस्तेमाल करेगी, तो जो अगर हमारे पास मैनुअल सिस्टम होगा तो वहाँ पर लोग होते हैं, गेट कीपर होते हैं जो एक्चुअली इसी गेट को बंद कर देते हैं और किसी भी अमदुरस्त के को अलाउ वहाँ पर नहीं करते। ये हमारे साथ रेलवे के कुछ क्रॉसिंग हैं जिसकी चार किस्में हैं। नंबर फर्स्ट है हमारे पास स्क्वायर क्रॉसिंग। जब हमारे पास रेल रोड जो हो वो इंटरसेक्ट करे 90 डिग्री के जाविये पर, ठीक है ना, बिल्कुल सीधा हो, जो आप लोगों ने भी प्रीवियस स्लाइड के कुछ स्लाइड में भी आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास डायमंड क्रॉसिंग। तो ये बिल्कुल डायमंड की शेप की तरह होता है, एंगल इसका 90 होता है, लेकिन एरिया की टोपोग्राफी की वजह से ये 90 दिखाई नहीं देता। लेकिन रियलिटी में अगर आप इसको देख लो तो एंगल जो होती है वो बिल्कुल 90 की तरह होती है, लेकिन डायमंड शेप में होती है, पार्सल्स में। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस ओवर। अच्छा, तो क्रॉस ओवर क्या है, आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में चिक रेल का कंसेप्ट आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों को मैंने समझाया था। एक पटरी से दूसरी पटरी पर जब जब भी रेल ने चेंज करना हो तो वहाँ पर हम क्रॉस ओवर प्रोवाइड करते हैं। एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जब जाना मकसूद हो, जब उसका मकसद हो, जब उसको चेंज करना हो, तो वहाँ पर हम लोग क्रॉस ओवर प्रोवाइड करते हैं। लास्ट है हमारे साथ सिजर क्रॉसिंग। सिजर क्रॉसिंग क्या होता है, ये इसका जो नाम है ये बिल्कुल कैंची से लिया गया है। आप लोगों के घर में अगर कैंची हो तो आप उसको भी आप लोग देख सकते हो, दरमियान में एक पिन वगैरह लगा होता है। तो जो दोनों साइड से बेसिकली क्रॉस ओवर हुआ है, इसका ये मतलब है कि रेलवे ट्रैक जो है ये दो हमारे साथ मेन लाइन है, तो ये किसी भी डायरेक्शन में हमारे साथ चेंज जो है वो पॉसिबल है, किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये हम लोग उस हालत में हम लोग प्रोवाइड करते हैं यूजुअली जब हमारे पास जगह की कमी हो और दोनों साइडों से रेलवे जो हो वो ओवरलूप कर रहा हो, मतलब क्रॉस कर रहा हो। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे साथ सिमेट्रिकल स्प्लिट। सिमेट्रिकल स्प्लिट का ये मकसद है कि जो हमारा मेन लाइन होता है, ये जो आप लोग को टर्न आउट दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली हमारे पास ब्रांच लाइन है। तो ब्रांच लाइन को आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि ये वो लाइन है जहाँ पर ट्रेन ने जाना है, या फॉर एग्ज़ाम्पल सर्विस के लिए या मेंटेनेंस के लिए या कुछ मैकेनिकल ख़राबी हुई है। तो जब ये वाला टर्न आउट हम लोग प्रोवाइड करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ब्रांच लाइन, तो उस प्लेट को वहाँ पर जो हमारे साथ चेंज आता है उसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल स्प्लिट, ठीक है ना। जब हम लोग एक ही ट्रैक से विद इन वी शेप में उसको डिवाइड कर लें। अच्छा, नेक्स्ट आप लोग समझ लीजिए कि हमारे पास क्रीप क्या है। क्रीप हमारे पास बेसिकली वो इफ़ेक्ट है जो दो पटरियों के दरमियान में प्रोड्यूस होती है, जहाँ पर हमारे पास फिश बोल्ट लगे होते हैं, ठीक है ना। दोनों पटरियों के दरमियान वो हॉरिजेंटल जो हमारे पास मूवमेंट होती है, हरकत होती है, जिसको हम लोग कम कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल रोक नहीं सकते। पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि ये कहाँ पर होता है। ये वहाँ पर होता है जहाँ पर हमारा एक्सपेंशन गैप जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। देखो, हम लोग को तो ये दिखाई देता है कि ये जो रेलवे रोड है ये बिल्कुल एक सीधी ट्रैक है,
लेकिन बेसिकली ये हम लोग डालते हैं इसको विद इन सेक्शन के अंदर में। और आप लोगों को लेक्चर नंबर 3 में भी मैंने बताया था कि हम लोग एक्सपेंशन गैप हम लोग प्रोवाइड करते हैं जब भी हमारे पास कंट्रैक्शन हो, या फिर मतलब ठंडियों में ठंड में अगर रेल ने फैलना हो या कम करना हो या फॉर एग्जांपल श्रिंक करना हो, सो दैट वी एक्चुअली प्रोवाइड अ प्लेस देयर टू मूव इट फ्रीली। अच्छा, इसके काजेस क्या है? नंबर फर्स्ट तो ये है कि जो लोड का इतना ज़्यादा लोड होता है। अच्छा, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे वेव मोशन के बारे में भी। अच्छा, ट्रेन की जो लेयर होती है हमारे पास जब ये एक्चुअली मूव कर रहा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा ही बरकम हेवी बरकम लोड होता है। नेक्स्ट ये है कि जहाँ पर हमारा एक्सपेंशन जॉइन होता है, तो वहाँ पर गर्मी में या सर्दी की वजह से भी ये हो सकता है। जब ट्रेन स्टार्ट हो, तेज़ हो या ब्रेक लगाए, तो वहाँ पर इसका असर जो होता है वो भी एक क्रीप के बनने का एक रीज़न पॉसिबल है। अच्छा, ये फर्स्ट पिक्चर जो आप लोग को दिखाई दे रहा है कि पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जो नीचे हमारे पास पिक्चर है कि क्रीप की डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होगी मोशन के। अगर हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो इन स्ट्रेट लाइन है, तो बिल्कुल उसी के रिवर्स में हमारे पास क्रीप होगा। अब आप लोग ऊपर आ जाइए। जो हमारा क्रीप थ्योरी की जो वेव थ्योरी है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। ये जो आप लोग को दो दिखाई दे रहे हैं, फ्लैंज नंबर 1 और फ्लैंज नंबर 2, ये बिल्कुल फिश बोल्ट पर ही खड़े हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर हमारे साथ एक्सपेंशन गैप जो है वो बेसिकली प्रोवाइडेड है। अच्छा, अब इसको आप इज्यूम कर लीजिए कि जो हमारा हम लोग जिस जगह की एनालिसिस करना चाहते हैं, तो ये फ्लैंज 1 और फ्लैंज 2 के बीच में हमारा जो पहिया है फॉर एग्जांपल, वो इन बिल्कुल एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में आ गया। ठीक है ना जी, बिल्कुल मेडल पर। तो जहाँ पर हमारे फिश बोल्ट लगे हैं, जहाँ पर हमारे दो ट्रैक जो है वो आपस में जुड़े हैं, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारे साथ ट्रैक की बकलिंग हो रही है, क्योंकि जो नीचे का जो सपोर्ट था वो बेसिकली निकल गया है हमारा। तो जो जब वो निकल गया है, तो वो एक वेव मोशन वहाँ पर बनने जा रहा है। अब आप लोग अगर ये वेव थ्योरी को आप लोग अगर थोड़ा सा देख ले, तो जितना इसका इफ़ेक्ट है वो इसका वेव डेप्थ होगा। जितना ये ऊपर या नीचे हो जाता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, तो ये हमारे पास वेव लेफ्ट है इसका। अच्छा, अब यही जब प्रोसेस होगा तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा, ये जो बिल्कुल नीचे जो आप लोगों को पिक्चर मैंने दे रखा है, जहाँ पर आई ऑलरेडी मेंशन द ट्रैक बकलिंग, तो ये ऐसी हमारे पास फिर एट द एंड ऑफ अ डे क्रीप की वजह से ट्रैक बकलिंग हो जाती है। अब वेव मोशन को आप लोग थोड़ा सा समझिए, जो आप लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर थोड़ा सा वेव थ्योरीज के बारे में। ठीक है जी। जब ट्रेन की वज़न की वजह से रेल की पटड़ी नीचे धंस जाती है, तो रेल के नीचे का जो हिस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा ही दबाव में होता है, और थोड़ा सा जो होता है वो नीचे भी धंस जाता है। अब इसका एक्सटेंड क्या है, इसका हद क्या है? क्रीप जो होता है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ होता है। मतलब ये है कि जो दोनों अतराफ़ होते हैं, दोनों तरफ से ये बेसिकली यूनी डायरेक्शनल क्रीप बिल्कुल नहीं होता। एक पटड़ी पर एक टाइप का होगा, दूसरे पटड़ी पर दूसरे टाइप का होगा। ठीक है ना जी। अच्छा, ट्रैक के दो रेलों में क्रीप जो होगी वो बराबर के मिकदार में बिल्कुल नहीं होगी। अब इसके रिज़ल्ट क्या है कि नंबर फर्स्ट ये है कि अगर हमारे साथ ट्रैक में क्रीप हो जाती है, तो एक्सपेंशन गैप जो होगा वो कम से कम रहेगा। रेल की पटरी से उतरने की भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। और थर्ड जो हमारा सबसे वर्स्ट कंडीशन है, जिसको हम लोग बकलिंग कहते हैं। बकलिंग ऑफ ट्रैक्स का ये मतलब है कि, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ये किस वजह से होती है, ये आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। नंबर फर्स्ट ये है कि बकलिंग हमारे पास होती है जब हमारे पास हाई कंप्रेसिव फोर्सेस हो। नंबर सेकेंड, जब हमारे पास वीक ट्रैक की कंडीशन हो। और नंबर थर्ड, जब हमारे पास डायनामिक व्हीकल लोडिंग हो। ट्रैक बकलिंग इस पोजीशन पर हमारे साथ कंप्लीटली डी रेलमेंट या डी रेलिंग नहीं हो रही,
लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा ही जो कंफर्ट की जो क्वालिटी है रेलवे की, वो बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्ट हो गई है। ये आप लोग फॉर्मेशन ट्रैक के थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये वो है रेलवे के फाउंडेशन के बारे में। देखो, जो ऊपर का होता है उसको हम लोग रेल रोड या फिर रेल कहते हैं। जो नीचे होता है फास्टनिंग सिस्टम, जो बेसिकली इसी रेल को नीचे इसको बांध देता है। फिर हमारे पास टाई होती है, फिर ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट में फिर हमारे पास दो कोट होते हैं, टॉप ब्लास्ट भी होता है और फिर बॉटम ब्लास्ट भी होता है। फिर ब्लास्ट के नीचे हमारे पास शोल्डर होता है, इसी तरह फिर सॉफ्ट सॉइल होता है, फिर और सब ग्रेड मटेरियल होते हैं। ट्रैक को एक दफ़ा फिर से भी आप लोग समझ लीजिए, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट वन इन स्लाइड नंबर 3 एज वेल, कि व्हील लोड जो जिसको हम लोग आम से अल्फाज में फ्लेंज भी कहते हैं, ये कनेक्ट हुआ होता है रेल रोड के साथ। जो कनेक्ट होता है रेल रोड को और ये जो हमारे स्लीपर होते हैं दोनों को आपस में कनेक्ट करता है रेल पेट के थ्रू या रेल पेट बेस के थ्रू। फिर उसके नीचे हमारे ब्लास्ट होते हैं, फिर फॉर्मेशन होता है। अच्छा, एग्ज़ाम में अगर जब सवाल ने आना हो तो ये मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि जो स्लाइड नंबर 10 और 11 है इसकी आप लोग क्लियरली स्केच बना सको। अच्छा, अब यहाँ पर फेल्योर की जो हमारे पास मूवमेंट तीन टाइप्स है। नंबर फर्स्ट में है कि यहाँ पर साइनोसाइडल मूवमेंट जो होती है, जो आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन भी किया था लेक्चर नंबर 3 में, जिसकी वजह से हमारे पास डी रेलिंग होती है। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए इस फिगर से कि जो हमारे रेल है वहाँ पर डिप्रेशन आ जाती है। तो जब डिप्रेशन आ जाती है तो साइनोसाइडल मोशन जो होता है व्हील सेट का, वो पॉसिबल नहीं होता। मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया था दैट वी अलाउ द रेलवे टू मूव या टू फॉलो द साइनोसाइडल या फिर वेव मोशन, बट विद इन द लिमिट। अब यहाँ पर हमारे साथ क्या हो रहा है कि जो रेल है वहाँ पर डिप्रेशन आ गया, उसकी एक ट्रैक जो है क्रीप की वजह से वो बिल्कुल नीचे चला गया। अब साइनोसाइडल में वेव जो है, मोशन जो है, वो वहाँ पर इसके बाद पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये फेल्योर का या फॉर्मेशन का टाइप नंबर 1 है। नेक्स्ट है हमारे पास शोल्डर हीव। ठीक है ना। शोल्डर हीव बेसिकली हम लोग किसको कहते हैं कि शोल्डर हीव का जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है वो बेसिकली कोर्स ग्रेड लेवल पर होता है, जहाँ पर हमारे साथ लोड ट्रांसफ़र की जो कैपेसिटी होती है वो कम से कम आ जाती है। अगर आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया हो तो वहाँ पर हमें जब कोई भी रेलवे जब गुज़रती है तो वहाँ पर टक टक की आवाज़ आती है। द कोर्स ग्रेडेड मटेरियल जो हमारे पास होते हैं, साइल और फिर जो हमारे और एग्रीगेट वगैरह होते हैं, वो बेसिकली बाहर आ जाते हैं एंड देयर इज़ नो मटेरियल टू सपोर्ट द फॉर्मेशन। ठीक है। अब यहाँ पर इस सिचुएशन में ये जो हमारा नीचे का जो फिगर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जितना भी हमारा सपोर्टिव मटेरियल था वो बेसिकली बाहर आ गया है। तो यही जगह जहाँ पर स्लीपर हमारा एक्ट कर रहा है। तो अब अगर यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं होगा सो द सेम प्लेस यहाँ पर एक्चुअली चांसेस है कि वो नीचे चला जाए। तो ये हमारे पास फॉर्मेशन फेल्योर है शोल्डर हीव की वजह से। यहाँ पर एक और भी कंसेप्ट है जिसको हम लोग फ्रॉस्ट हीव भी बोलते हैं। अच्छा, शोल्डर हीव में और फ्रॉस्ट हीव में क्या फ़र्क है? शोल्डर हीव जो है ये प्योरली मटेरियल बेस होता है, और फ्रॉस्ट हीव जो है जिसको हम लोग थॉ सॉफ्टनिंग भी बोलते हैं, यहाँ पर जो हमारी बेसिकली जो आइस होती है, जो हमारी स्नो होती है, जब वो बरसने के बाद इसी ट्रैक के करीब हो और फिर जब टेम्परेचर हमारे साथ बढ़ जाए तो फिर यही विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इन्फिल्ट्रेट कर रही होती है विद इंफॉर्मेशन लेयर पर। तो फिर इस सिचुएशन में हमारे साथ फ्रॉस्ट हीव भी एक्चुअली होती है। तो स्नो जो होती है वो बेसिकली बाहर आ जाती है, उसका असर अंदर नीचे चला जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे साथ फॉर्मेशन फेलियर, जिसको हम लोग इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर भी कहते हैं। अब आप लोगों ने जैसे पढ़ लिया फ्रॉस्ट हीव इफ़ेक्ट के बारे में, तो जब भी हमारे पास पानी रेलवे ट्रैक का जो सैनिटेशन सिस्टम है या जो उसका ड्रेनेज सिस्टम है इज़ नॉट दैट मच एडुकेट टू बियर दी दी लोड्स के, तो फिर वहाँ पर क्या होता है
या फिर हमारे साथ वाटर टेबल का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, या फिर किसी भी थ्रू वहाँ पर हमारे साथ इन्फिल्ट्रेशन पानी अंदर नीचे फॉर्मेशन लेवल में, फाउंडेशन लेवल में चला जाता है। तो जितने भी हमारे फाइन ग्रेड मटेरियल होंगे, इट विल वॉश आउट। ठीक है, जितना भी हमारा कोर्स एग्रीगेट होगा वहाँ पर हमारे साथ एम्प्टी स्पेसेस आ जाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं वाटर ट्रैप्ड इन बिलास्ट पैकेट, जिसको हम लोग वाटर पैकेट भी कहते हैं। तो जितना भी हमारा फाइन मटेरियल होगा, फाइन एग्रीगेट, वो बेसिकली निकल जाता है, कोर्स एग्रीगेट मटेरियल रह जाता है, वहाँ पर कुछ एम्प्टी स्पेसेस आ जाते हैं। तो इस इफ़ेक्ट की वजह से भी हमारे साथ बेसिकली इसकी जो फाउंडेशन होती है वो कमज़ोर हो जाती है। तो इस सिचुएशन में भी हमारे साथ फॉर्मेशन फेलियर पॉसिबल है। फॉर्मेशन फेलियर जो है यहाँ पर हमारे साथ कंसोलिडेशन आ जाती है और मैसिव शेयर आ जाता है। कंसोलिडेशन आप लोग थोड़ा सा सर्च कर लीजिए, ये आप लोगों का होमवर्क भी है। ठीक है जी, कंसोलिडेशन क्या है, व्हाट इज़ कंसोलिडेशन, और इसमें हमारे साथ किस टाइप के फेलियर आते हैं, मटेरियल की रिस्पांस हमारे साथ कैसे होती है। अच्छा, जो स्लाइड नंबर 14 है ये बेसिकली इसकी इस बात को एक्सप्लेन करता है कि जो हमारे वीक जोन होते हैं, जहाँ पर हमारे साथ लोडिंग हो वो कंटिन्यूसली रिपीट कर रही हो, तो वहाँ पर हमारे साथ क्या होगा। जो 14 और 15 है इसमें फ्रॉस्ट हीव इफ़ेक्ट और थॉ सॉफ्टनिंग और श्रिंकिंग और स्वेलिंग, इन चारों इफ़ेक्ट को बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर एग्जाम में सवाल आ जाए फॉर्मेशन फेलियर, अब फेलियर ट्रैक में हमारे पास कैसे आ जाता है। देखो, ये एक स्मूथ ट्रैक हमारे पास जा रही थी, तो ये एक पॉइंट पर हमारे साथ एक ही जगह पर बार बार लोड जो है वो ऑब्वियसली रिपीट होगा। लेकिन वाटर पैकेट्स की वजह से या फिर जो हमारे फ्रॉस्ट हीव इफेक्ट था या फिर जो शोल्डर हीव था, उसकी वजह से फॉर्मेशन लेयर में डिस्टर्बेंस आ गई, जिसकी वजह से फेलियर में ओवरऑल उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो कम से कम होती है। देखो, डी रेलिंग या डी रेलमेंट जो होती है वो डायरेक्ट नहीं होती, वो विद पैसेज ऑफ टाइम, ये जितनी भी इफ़ेक्ट है इन सारों के गुजरने के बाद ही हमारे साथ डी रेलमेंट होती है। ये एक टिपिकल स्ट्रेस है, स्ट्रेस ट्रांसफ़र है कि लोड जो हो ट्रेन का वो कैसे ट्रांसफ़र हो। देखो, ऊपर पर फर्स्ट लेयर पर आप लोगों को दिखाई देगा 0 फीट पर, यहाँ पर मैक्सिमम 3050 जो है वो हमारे साथ पाउंड स्क्वायर फीट का इसका जो टोटल स्ट्रेस है वो एक्चुअली एक्ट कर रहा है। लेकिन 1 फीट पर ये कितना कम हो गया, ऑलमोस्ट 2000 फुट या पाउंड स्क्वायर फीट का। फिर 2 फीट पर और भी कम हो गया, फिर 3 फीट पर और भी। तो ये इसका ये मकसद है कि ये हमारे साथ टिपिकल या फिर आइडियल स्ट्रेस ट्रांसफ़र मॉडल है। अब ये उस सिचुएशन में आइडियल ना होता अगर ये हमारे साथ लोड जो हो वो ट्रांसफ़र ना हो। अच्छा, ये कंसेप्ट आप लोग समझ लीजिए सुपर एलिवेशन का। सुपर एलिवेशन का क्या मुराद है, आप लोग इन 6 पिक्चरों में आप लोग आराम से देख सकते हो कि अच्छा, पहले तो ये है कि शायद आप लोग को आइडिया हो थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का और सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे साथ क्या होती है और सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे साथ क्या होती है, पहले तो आप लोग इसको थोड़ा सा सर्च कर लीजिए, ये भी आप लोग का होमवर्क है। ठीक है। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे साथ वो होती है जो जो हमारे व्हीकल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को आउटवर्ड डायरेक्शन में धकेलती है, ये सेंट्रीफ्यूगल है। सेंट्रीपिटल जो है ये हमारे साथ वो फोर्स है जो बेसिकली उसी उसी इफ़ेक्ट को काउंटर करती है कि सेंट्रीफ्यूगल के इफ़ेक्ट को बाहर वो न धकेले, वो इट शुड रिमेन विद इन दी सर्कल, विद इन दी कर्व के। अब आम से अल्फाज में जब हम लोग जब भी हमारे साथ कर्व वगैरह हो तो हम लोग आउटर एज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, आउटर एज को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको हम लोग सुपर एलिवेशन कहते हैं। ठीक है।